Chapters 393 Group Attack, 394 Success at Long Last, 395 Binding Bing, 396 Binding Bing. Chapter Start, Chapter 393 Group Attack. सियो मांग ने अपने सामने फैली धुंध को देखा, उसकी ऊँग में गहराई और संजीदगी थी। उसने अपने रैंक 5 कल्टिवेशन के दम पर राइचस पाथ की कमांड हासिल कर ली थी। उसने कई हमले ऑर्गेनाइज किए, लेकिन हर बार बुरी तरह हार कर लौटा और बहुत बड़ा नुकसान झेला। धुंध में अनागिनत कुत्ते छिपे हुए थे, जिसकी वजह से गू मास्टर्स की हर टीम जो अंदर जाती, उन्हें भारी चोट लगती। नुकसान कितना भी बड़ा हो, ये मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। इमॉर्टल ट्रेजर, ये एक इमॉर्टल ट्रेजर है। सियो मांग की एक ही चमक से भर गई, वो अपने दिल में जोश से चिल्लाया। चलो, एक बार फिर से। अगली टीम तैयार करो। सियो मांग ने हुक्म दिया, लेकिन इस बार बहुत कम लोग आगे आए। दर्दनाक सबक उनके सामने ही था, भले ही फायदा बहुत बड़ा था। यह राइचस गू मास्टर्स अब हिचकिचाने लगे द आखिरकार उनके पास एक ही जिंदगी थी। डरपोकों का झुंड। सियो मांग ने उन्हें हिचकिचाते हुए देखा और मन हाय मन गाली दी। उसके पास वक्त कम था, इस इमॉर्टल ट्रेजर के अलावा यूज किंग बाओ इनहेरिटेंस भी हासिल करना था। अगर हमारे पास कोई एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर होता जो इन जानवरों के झुंड को कंट्रोल कर सकता, तो हम उन्हें आगे भेजकर अपने गू मास्टर्स का नुकसान कम कर सकते थे और सबका मोराल भी वापस ला सकते थे। सियो मांग ने इस पॉइंट के बारे में सोचा। ऐसे सिचुएशन में एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर की अहमियत साफ दिख रही थी। वू क्लैन का वू शेन टोंग कहाँ है? उसकी मदद से हम इस धुंध को पार करके सेंट्रल हॉल तक पहुंच जाते। सियो मांग ने पूछा, लेकिन जो जवाब उस मिला वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। वू शेन टोंग लापता हो गया था, यहां तक कि वू क्लैन के लोग भी उस ढूंढ रहे थे। सियो मांग ने डिमोनिक फैक्शन की तरफ देखा और उसका दिल कांप गया। सिर्फ वू शेन टोंग हाई नहीं, डिमोनिक पाथ के वू गी और जैंग सन सन भी यहां नहीं हैं। कहीं इस धुंध में कुत्तों को कंट्रोल करने वाला गू मास्टर इन तीनों में से कोई एक तो नहीं? सियो मांग अंदाजा लगाता रहा और उसने ग्रैंड हॉल की तरफ देखा। लेकिन धुंध ने उसकी नजर रोक रखी थी, जिसकी वजह से उसकी चिड़चिड़ाहट और भी बढ़ गई। ये कमबख्त धुंध कितनी अननोइंग है। कितना बुरा हुआ कि वान ली जोंगफंग यहां नहीं है, वरना मेरे क्लैन की दिव्या हवा इस धुंध को उड़ा ले जाती। वान क्लैन के एक गू मास्टर ने कहा, अगर मेरे क्लैन के पुराने क्लैन लीडर यहां होते तो हमें इन कुत्तों से क्या डर लगता? टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों ने नाक सिकोड़ी। लॉर्ड सियो मांग, हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डिमोनिक फैक्शन हम पर हंस रहा है जैसे कोई जोक देख रहे हों। हम क्या करें? राइचस पाथ की मशहूर हीलर टाओजी पास आई और सियो मांग से पूछा। ये डेमोनिक बदमाश। सियो मांग ने डेमोनिक फैक्शन की तरफ देखा और उसके दिल में जलन और तेज हो गई। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने नाक से सांस छोड़ी। उसकी एड़ू में एक तेज रोशनी उभरी। तुम सब पीछे हटो। ये सुनकर सब लोग कई कदम पीछे हट गए। तुरंत ही सियो मांग के आसपास की जगह खाली हो गई, जिससे उसका वजूद और भी उभार कर सामने आया। सियो मांग वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी अंग बैंड की और उसका दिमाग अपने अपर्चर में चला गया। उसने अपना पर्पल क्रिस्टल प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया। प्राइमेवल सी में उतार चढ़ाव और बढ़ गया। एक पाल के लिए एनर्जी स्टोर करने के बाद सियो मांग ने अपनी एगी खोली। तब तक उसका प्राइमेवल सी एक उफानते हुए सुनामी में बदल चुका था। भारी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस 3 गू वॉर्म्स में घुस गया। एक्सट्रीम लाइट गू, माई विल गू, ब्राइट स्पीयर गू, किलर मूव, माई ग्लोरियस स्पीयर। सियो मांग का शरीर एक चुभने वाली सफेद रोशनी से चमक उठा। रोशनी इतनी घनी थी कि वो एक टीले की तरह फैलने लगी। सियो मांग का शरीर रोशनी में नहा गया था। वो एक प्रभावशाली रूप में दिख रहा था, जैसे कोई देवदूत उतर आया हो। उसने धुंध की तरफ अपनी एक उंगली उठाई। तुरंत उसके आसपास की रोशनी कंट्रोल हो गई और तेजी से आगे बढ़ी। सारी सफेद सूरज की रोशनी एक साथ निकली और एक 1.8 मीटर्स लंबा और 0.6 मीटर्स मोटा रोशनी का भाला बन गया। उसके अपर्चर की 60% पर्पल क्रिस्टल एसेंस इस एक हमले में खर्च हो गई। रोशनी का भाला बहुत शक्तिशाली था। धुंध को चीरता हुआ वो टीले पर तूफानी रफ्तार से जा टकराया। बम! एक जोरदार धमाका हुआ। तेज रोशनी ने सबकी ईंट जोर से बैंड कर दी और वो सब अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। यहां तक कि मो वूटियन की ईंट भी सिकुड़कर एक पतली लकीर बन गई थी। धमाके से जमीन कांप उठी। रोशनी के बाद हवा की लहरें बाहर की तरफ फैलने लगी। हवा की लहरें एक तेज आंधी में बदल गई, जो हर दिशा में फैली और कई लोगों के पैर उखाड़ दिए। ग हॉल के अंदर फैंग युआन और फंग टियन यू जो गू रिफाइन कर रहे थे,
उनका ध्यान भटक गया और दोनों ने खून की उल्टी कर दी। बाइनिंग बिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कानों में हमले के बाद घंटियां बज रही थी। यह है एक रैंक 5 गू मास्टर की ताकत। शुक्र है ऐसा किलर मूव सीधे मुझ पर नहीं लगा। अगर ये यहां गिरता तो मेरा डिफेंसिव गू 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता। बाइनिंग बिंग को जबरदस्त झटका लगा। एक रैंक 5 गू मास्टर का किलर मूव, ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे अभी की वो रोक पाती। जैसे ही उसकी यूं से सफेदी हटी, उसने देखा कि जहां रोशनी का भाला गिरा था वहां हजारों कुत्ते भाप बनकर उड़ गए थे। वो टीला एक गद्दे में बदल गया था। बाइनिंग बिंग ने ठंडी सांस खींची, ऐसी ताकत के साथ बस कुछ और हमले और कुत्तों का फॉर्मेशन बर्बाद हो जाता। उसका कॉन्फिडेंस फिर से गिर गया, लेकिन फैंग युआन ने उस पहले ही बता दिया था कि अगर यूएस पर इतना बड़ा हमला हो तो क्या करना है। जैसे ही बाइनिंग बिंग ने कंट्रोल किया, बड़ी संख्या में कुत्ते गद्दे की तरफ दौड़े और उसका डिफेंस फिर से तैयार हो गया। हेन, इतने सारे कुत्ते! सियो मांग का दिल भारी हो गया और राइचस और डेमोनिक गू मास्टर्स ने भी जोर से सांस खींची। जब पहले धुंध थी तो वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब धुंध हट गई थी सबकी नजर साफ थी। 90,000 से ज्यादा कुत्ते टीले पर बिल्कुल घने झुंड में खड़े एक लोहे के किले जैसा डिफेंस बनाए हुए। लाइटनिंग सिंबल डॉग, क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग, हेज डॉग, स्टील आर्मर डॉग, यिन डॉग। कुछ लोगों ने जीना, हर कुत्तों के ग्रुप में 5,000 से ज्यादा कुत्ते थे। इतने सारे डॉग किंग्स! कोई चिल्लाया। कुत्ते कितने भी हो, वो डॉग किंग्स को उनके रुतबे की वजह से नहीं छिपा सकते थे। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को छोड़कर जो अलग थे, ये सारे डॉग किंग्स बैठे हुए जैसे अंधेरे में एक आग की लपेट सबका ध्यान खींच रहे थे। ये कुत्ते और डॉग किंग्स यूटीएनआई बड़ी थ्रेट नहीं हैं, लेकिन यहां बहुत सारे हैवी ताई, ग्रीन हुआ, स्मोक सॉन्ग, लाइट हिंग और स्टार हिंग, ये 5 महान पहाड़ी कुत्ते हैं। कुछ गू मास्टर्स जिनकी नजर तेज थी, उनके चेहरे पीले पड़ गए। बाहरी डिफेंस लाइटनिंग सिंबल डॉग्स, क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स और दूसरे आम कुत्तों से बना था, जबकि अंदर का घेरा 5 महान पहाड़ी कुत्तों से बना था। और हॉल के प्रवेश द्वार पर आखिरी डिफेंस लाइन, वहां कई सौ हेरी मेन खड़े थे। पूरा फॉर्मेशन एकदम टाइट और सुरक्षित था, फिर भी कठोर नहीं, अन सब में हरकत और लचक थी। क्या लोहे का फॉर्मेशन है! मो वू टियन की पर्पल एनु में रोशनी चमकी जब उस लगा कि सिचुएशन और भी मुश्किल हो रही है। और भी ज्यादा लोगों ने अपनी नजर यूएस कांसे के हॉल पर टिका दी। वो शानदार पर सादा सा हॉल, अस पर नक्काशी और अजीब डिजाइन्स बने जिससे एक प्राचीन सा माहौल बन रहा था। वही है वो ब्रॉन्ज हॉल जिसमें इमॉर्टल ट्रेजर है। बस एक बार हम इन कुत्तों को पार कर लें तो हम ग्रैंड हॉल तक पहुंच जाएंगे। इमॉर्टल ट्रेजर, इमॉर्टल ट्रेजर। पता नहीं वहां हमारे लिए कौन सी हैरान कर देने वाली दौलत इंतजार कर रही है। सबकी नजरों में गर्मी आ गई। मंजिल उनके सामने थी, इसने उनके लालच को उफान पर ला दिया। ही, वक्त आ गया है। मो वू टियन ने आसपास देखा, माहौल में बदलाव को महसूस करते हुए। लालच आग की तरह सबके दिलों में जल रहा था, लेकिन कुत्तों की बड़ी फौज ने उन्हें रोक रखा था। सब जानते थे कि अपनी ताकत से वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यही मिलकर काम करने का आधार था। लॉर्ड सियो मांग, चलो मिलकर काम करने की बात करते हैं। मो वू टियन का शरीर एक काले धुएं के भूत जैसा था। वो कुछ कदम चला और सियो मांग के सामने आ गया। सियो मांग ने नाक सिकोड़ी। जब उसने कुत्तों की जबरदस्त फौज देखी तो उसने भी मिलकर काम करने का सोचा था, लेकिन यूज डर था कि मो वू टियन माना ना कर दे और उस अपनी रेपुटेशन की भी चिंता थी कि एक राइचस रैंक 5 कल्टिवेटर होकर वो डिमोनिक फैक्शन से मिलकर काम करने के लिए कैसे पूछे। ए फ्लैट, मो वू टियन खुद उसके पास आया था। ये उसके कानों के लिए संगीत जैसा था। HMPH। सियो मांग ने नाक सिकोड़ी। उसका रवैया ना ठंडा था ना गरम, और उसने मो वू टियन से आंख मिलाई। मो वू टियन टूरेंट सियो मांग का इरादा समझ गया। यूज ऐसे ढोंग से सख्त नफरत थी, लेकिन उसने कहा, तो फिर 15 मिनट में हम सामने और पीछे से एक साथ हमला करेंगे। सियो मांग ने सर हिलाया और मुड़ गया। अब वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मो वू टियन मुस्कुराया, वापस जाकर अपने लोगों से बोला, मैं अभी सियो मांग के पास गया था और उस उकसाया है उसके साथ एक कंपटीशन करने के लिए। आगे हम 2 हिस्सों में बंट जाएंगे और 2 तरफ से एक साथ हमला करेंगे। हम कंपीट करेंगे कि कौन पहले ब्रॉन्ज हॉल तक पहुंचता है, चाहे राइचस फैक्शन जीते या हमारा डिमोनिक फैक्शन। दूसरी तरफ सियो मांग ने ऐलान किया, डिमोनिक बदमाश लालची और बेईमान हैं, मुझसे मिलकर काम करने आए थे। जाहिर है मैंने उन्हें माना कर दिया। मैं इन कचरे लोगों के साथ कैसे काम कर सकता हूं?
15 मिनट बाद वो हमला करेंगे। हम यूएस मौके का फायदा उठाएंगे और हमला करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ प्रेशर जेल रहे होंगे। हा हा हा, यंग मास्टर वू टियन की जय हो। इन ढोंगी राइचस वालों को हारा डू। डेमोनिक गू मास्टर्स जोश में आ गए और चिल्लाने लगे। लॉर्ड सीओ मांग समझदार हैं। अन डेमोनिक बदमाशों को दुश्मन को अपनी तरफ आने दो। राइचस गू मास्टर्स में भी जोश भर गया। मारो। 15 मिनट बाद हमला शुरू हुआ। राइचस और डेमोनिक फैक्शन दो अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे। बाइनिंग बिंग एक जगह छिपी हुई थी, लैंड स्पिरिट के साथ अपनी शेड विजन पर निर्भर होकर उसकी दिव्य चेतना का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड को स्कैन कर रही थी। 10,000 कुत्ते भौंके और अपने पंजे निकाल कर आगे बढ़े। तुरंत खून बहने लगा और टूटे हुए अंग उड़ने लगे। हर तरह के गू वॉर्म्स टक्कर ले रहे थे, जैसे आग और बर्फ का नाच। बिजली फट रही थी और मिट्टी उखाड़ रही थी। हरी बेलें लगातार बढ़ रही थी। मारो। यी चोंग आगे बढ़ा, बहादुर और निडर। उसका शरीर नीले मछली के स्केल से ढाका था। हवा उसके लाल बालों को हवा में उड़ा रही थी। उसके चारों तरफ एक हल्की नीली घुमावदार लहर थी, साथ ही उसकी पीठ पर उगे काले पंखों के साथ वो समंदर में एक डरावना शार्क बन गया था। कोई भी कुत्ता उस रोक नहीं पा रहा था। इमॉर्टल ट्रेजर। अगर मैं इसे हासिल कर लूं और अपना मिशन पूरा कर लूं तो मैं क्लैन में वापस जाकर अपना सरनेम जरूर शांग में बदल पाऊंगा। ये हुओ की निगाहें दृढ़ थी। वो आग के देवता में बदल गया था। ये चोंग से भी ज्यादा तेजी से हमला कर रहा था। जहां भी वो जाता वहां आग की लपटें और रोते हुए कुत्ते होते। कॉन्ग री टियन जो से हंसा, फूलों की पंखुड़ियों की बारिश में बदल गया। ली जैन ठंडा सा हंसा, जबकि लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने अपना रैंक 5 गू इस्तेमाल किया और अपने शरीर को छिपा लिया, चुपके से आगे बढ़ते हुए। चलो मिलकर काम करते हैं, मेरे आसपास हीलिंग से कोई चिंता नहीं, टाओजी ने चिल्लाकर कहा और कई गू मास्टर्स उसके पास जमा हो गए। लोग चल रहे थे और इस महान लड़ाई में यान जुन धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई आराम से घूमने वाला मुसाफिर हो। एक मजबूत और बहादुर डॉग किंगस पर झपटा। यान जुन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला और वो एक खोखले साए में बदल गया। डॉग किंग उछालकर यूएस साए के आर पार निकल गया। साया झिलमिलाया और वापस यान जुन के असली शरीर में बदल गया। उसके पीछे वाला डॉग किंग पीछे के गू मास्टर्स से भिड़ चुका था। गू मास्टर्स ने अपनी सारी काबिलियत दिखाई, कुत्तों के झुंड से लड़ते हुए। सीन जितना हो सकता था उतना केओटिक था और बाइनिंग बिंग इतने सारे दुश्मनों का सामना करते हुए मुश्किल से कोप कर पा रही थी। उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। चैप्टर 394 सक्सेस एट लॉन्ग लास्ट। मारो। चार्ज। कमभक्त, इतने सारे कुत्ते क्यों हैं? मारने की चीखें, चिल्लाने की आवाजें, दर्दनाक कराहें, गालियां और कुत्तों के भौंकने की आवाज मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थी जो दुनिया को हिला दे। लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे। खून की नदियां बह रही थी और हर तरफ लाशें पड़ी थी। बाइनिंग बिंग एक गुप्त जगह पर छिपी हुई थी और कुत्तों के ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। लैंड स्पिरिट की मदद से वो धीरे धीरे सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पा रही थी। लाइटनिंग सिंबल डॉग, क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग और दूसरे आम कुत्तों के जानवरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गू मास्टर्स कुत्तों के झुंड के बीच तक पहुंच गए थे और 5 महान पहाड़ी कुत्तों के फॉर्मेशन से टकराए, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हैवी ताई, ग्रीन हुआ, स्मोक सॉन्ग, लाइट हेंग और स्टार हेंग, ये 5 महान कुत्ते बहुत शक्तिशाली थी और उनका गोल फॉर्मेशन बहुत भरोसेमंद था। वो एक बड़े से दम की तरह थे जो इन गू मास्टर्स को रोक रहे थे, जो एक लहर की तरह आगे बढ़ रहे थे। इस स्टेज पर राइचस और डेमोनिक दोनों फैक्शंस को भारी नुकसान हुआ। बड़े भाई, हिम्मत रखो। मेंगतू ने जाओ हुवैंग का हाथ पकड़ा। जाओ हुवैंग को भारी चोटें आई थी जहां से खून लगातार बह रहा था। जाओ हुवैंग ने मेंगतू की ताकत का सहारा लेकर मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अभी वो पीछे नहीं हट सकते थे। वो रुककर आराम भी नहीं कर सकते थे। अगर वो अपनी फौज से अलग हो जाते तो कुत्तों के जानवर उनके छोटे से शरीर को डुबो देते। भाई, इस बार हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। हमने शांग क्लैन का असाइनमेंट एक्सेप्ट किया था फैंग झेंग का सर लाने के लिए। सोचा नहीं था कि हमें एक इमॉर्टल ट्रेजर मिल जाएगा। साई, हम अपने लालच के आगे झुक गए और इस तरह इस मुसीबत में फंस गए। जाओ हुवैंग ने लंबी सांस ली। ये दोनों रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर्स द डेमोनिक पाथ के मशहूर असैसिन ग्रुप। उन्होंने रैंक 4 गू मास्टर सियो फूलू को भी मारने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने शांग क्लैन ज्वाइन करने का सोचा था और इसलिए फैंग युआन को चुपके से निपटाने की तैयारी में थे। लेकिन पूरे रास्ते उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिला। ब्लेसड लैंड में घुसने के बाद
उन्हें एक इमॉर्टल ट्रेजर मिला और वो सबके साथ हो लिए। नतीजा, उन्होंने खुद को खतरे में डाल दिया। इस क्योटिक लड़ाई में सिर्फ रैंक 5 एक्सपर्ट्स हाई बिना रुके आगे बढ़ सकते थे। रैंक 4 पीक स्टेज वाले बहादुरी से लड़ सकते थे। रैंक 4 अपर स्टेज वालों को भीड़ के साथ चलना पड़ रहा था। वो रैंक 1 और 2 के गू मास्टर्स सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज में थे। रैंक 3 गू मास्टर्स को भी जिंदा रहने के लिए किस्मत पर निर्भर रहना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद गू मास्टर्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अकाल्पनिक इमॉर्टल ट्रेजर ने उनके अंदर सबसे दीवानेपन वाली इच्छा जागा दी थी। वो अंधाधुंध आगे बढ़ रहे थे, सब इस ख्याली पुलाव में कि इमॉर्टल ट्रेजर हासिल करके जिंदगी में सफल हो जाएंगे, एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए उनकी मौत के वक्त वो शांत हुए और उन्हें बेहद अफसोस हुआ। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग पागल हो गए हैं, इमॉर्टल ट्रेजर के लालच में अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे। टाई रुओनन ने अपने कदम धीमे किए, वो बैटलफील्ड की हालत देखकर हैरान थी। टाई क्लैन के 4 बुजुर्ग उस एक सुरक्षा घेरे में लिए हुए थे। जिस तरह से मैं देख रहा हूं, इसका शायद यूएस मोवूटियन से कुछ लेना देना है। टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों के हेड ने अचानक धीमी आवाज में कहा। आपका मतलब है? टाई रुओनन की निगाहें चमक उठी। मोवूटियन सबसे आगे बढ़ रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था और उसकी गहरी पर्पल ईयर चमकदार रोशनी से चमक रही थी। वो एक सोल पाथ गू मास्टर था और उसने चुपके से अपना गू इस्तेमाल किया था ताकि सब लोग और भी दीवाने हो जाएं। डिमोनिक पाथ के लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। टाई रुओनन ने नाक सिकोड़ी, उसके दिल में मारने की इच्छा उबल पड़ी। यंग मास्टर, मोवूटियन एक रैंक 5 एक्सपर्ट है, वो ऐसा नहीं है जिसे हम आसानी से लड़ सकते हैं। हमें पहले जरूरी काम निपटाने होंगे, हमारा मकसद वो नहीं है। टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों में से एक ने समझाया। टाई रुओनन ने अपने होठ भींचा और भारी मन से सर हिलाया। उसकी निगाहें लोहे की तरह मजबूत थी। सही है, अभी सबसे जरूरी काम छोटा बीस्ट किंग फैंग जेंगहाई है। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि अंधेरे में छिपा एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर बस इतना ही दम रखता होगा। मोवूटियन जोर से हंसा। बैटलफील्ड में चल रही तेज हवा उसके काले बालों को उड़ा रही थी और उसकी डेमोनिक आग जोर शोर से नाच रही थी। राइचस और डेमोनिक गू मास्टर्स का एक साथ हमला उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर चल रहा था। बाइनिंग बिंग आखिरकार एक न्यूबी थी, पहले उसके पास फैंग युआन के फॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस द फॉलो करने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत सारे नए बदलाव आ गए थे। ये उसके बस से बाहर था और यही कमियां मोवूटियन जैसे लेवल के गू मास्टर्स को साफ दिख रही थी। मोवूटियन की ईद लगातार अजीब रोशनी से चमक रही थी। आगे बढ़ने के साथ साथ वो कई काम एक साथ कर रहा था। वो लगातार अपने गू को कंट्रोल करके कुत्तों के जानवरों पर हमला कर रहा था और लोगों के दिमाग पर असर डालकर एक दीवानापन का माहौल बना रहा था। साथ ही वो अपने गू का इस्तेमाल बैटलफील्ड को स्काउट करने के लिए भी कर रहा था। एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स के पास हमेशा शक्तिशाली ऑफेंस होता था और वो सिर्फ एक इंसान की ताकत से कई दुश्मनों से लड़ सकते थे। लेकिन इस दुनिया में हर चीज बैलेंस थी। एंस्लेवमेंट पाथ का एक साफ डिसएडवांटेज था, उन्हें जो भारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी उसके अलावा उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कमजोर थी और उन्हें मारना आसान था। मोवूटियन बाइनिंग बिंग की पोजीशन ढूंढ रहा था। जैसे ही वो बाइनिंग बिंग को मार देता, कुत्तों का फॉर्मेशन टूट जाता और उनमें से एक बड़ी संख्या बिना लड़ा ही भाग जाती। मिल गई। मोवूटियन की निगाहें अचानक आकर्षित हुई जब उसने बाइनिंग बिंग की छिपने की जगह ढूंढ ली। ही, अपनी जान मुझे दडू। वो हंसा और अपनी आस्तीन झटकी, उसका फिगर एक पर्पल डिमोनिक धुंध के गोले में बदल गया। डिमोनिक धुंध बैटलफील्ड से हैरान कर देने वाली स्पीड से गुजरी और कुछ ही सांसों में बाइनिंग बिंग से सिर्फ 1000 कदम दूर थी। गड़बड़ है। बाइनिंग बिंग ने आगे बढ़ती धुंध को देखा और उसका दिल डूब गया। मोवूटियन एक रैंक 5 गू मास्टर था जबकि बाइनिंग बिंग सिर्फ रैंक 4 पर थी। सिर्फ इसी वजह से उससे लड़ने में मुश्किल होती। अब तो वो कई काम एक साथ कर रही थी और कुत्तों को कंट्रोल कर रही थी। शुक्र है, मेरे पास भी मेरे ट्रम्प कार्ड्स हैं। बाइनिंग बिंग चौकी जरूर पर घबराई नहीं, उसने मन ही मन सोचा, जाओ यूज काटो, बाहुवांग। एक पहाड़ के साइज का विशाल डॉग एम्परर ने कमांड सुनी और एक छलांग में 100 फीट से ज्यादा दूरी तय की और मोवूटियन से जा टकराया। वुफ! बाहुवांग जोर से भौंका, उसका भौंकना आसमान से गिरी बिजली जैसा था, पूरे बैटलफील्ड को शांत कर दिया। भौंकने के बाद कुत्तों के जानवरों में जोश भर गया। गू मास्टर्स के बीच कैजुअलिटीज और भी बढ़ गई। डॉग एम्परर, उसका शरीर विशाल था और पूरा शरीर पीले, चिकने बालों से ढका था।
उसका सर एक शेर जैसा था जिसकी गर्दन के चारों तरफ घने बाल जो सूरज की तरह चमक रहे थे। ये जानवरों के बीच एक सम्राट था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक बार जब यूएस पर वाइल्ड गू इस्तेमाल हो जाता तो ये रैंक 5 गू मास्टर्स से भी टक्कर ले सकता था। कम भक्त मो वू टियन ने बा हुआंग द्वारा रोके जाने पर गाली दी। बाई निंग बिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी वक्त एक चमकदार चांदी की रोशनी बैटलफील्ड से गुजरी और तुरंत उसके सामने आ गई। ही डेमोनिक पाथ की जूनियर, मुझे आंचे से देखो। चांदी की रोशनी एक इंसान के फिगर में बदल गई। रैंक 5 राइचस पाथ एक्सपर्ट सियो मांग। यिंग मिंग। बाई निंग बिंग ने प्रेशर झेला और अपने दिमाग में कमांड दी, दूसरे डॉग एम्परर को भेजे दिया। ये दूसरा डॉग एम्परर एक नॉर्मल कुत्ते के साइज का था। उसके बर्फीले सफेद स्किन पर गुलाबी चेरी फूलों जैसे सुंदर पैटर्न्स थे। सियो मांग के तेज प्रेशर को झेलते हुए डॉग एम्परर पर लगा वाइल्ड गू एक्टिवेट हुआ और यंग मिंग के पैरों के नीचे बादल बन गए, जिससे वो उड़ने लगा। बस एक मामूली जंगली कुत्ता। यह तो असल में एक डॉग एम्परर है। सियो मांग ने हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ ही पलों में बिजली की तेजी से हुए हमलों और बचाव के बाद उसने अपनी हल्की सोच को हटा दिया और सावधानी से लड़ने लगा। बाई निंग बिंग का चेहरा उदास था। हालांकि दोनों रैंक 5 एक्सपर्ट्स रोक दिए गए थे, ये सिचुएशन सिर्फ टेम्पररी थी। इंसान सभी जीवों में सबसे होशियार होते हैं। इंसान की बुद्धि जानवरों से बेहतर थी। जल्द ही मो वू टियन और सियो मैंग डॉग एम्प्रेस के ट्रम्प कार्ड्स को समझ जाते और फिर आसानी से अपनी चालें चल सकते थे, यहां तक कि उन्हें बाईपास करके सीधे बाई निंग बिंग को मार सकते थे। बाई निंग बिंग ने बैटलफील्ड पर नजर दौड़ाई। दूसरे गू मास्टर्स अभी भी बैटलफील्ड के बीच में लड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। वो लोग अभी के लिए कोई खतरा नहीं थे। बाई निंग बिंग ने राहत की सांस ली और अपनी नजर ब्रॉन्ज हॉल की तरफ फेरी। ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी नीली एड़ी सिकुड़ गई, एक साफ और ठंडी चमक छोड़ती हुई। ब्रॉन्ज हॉल के अंदर फैंग युआन लंबी सांसें ले रहा था, जोरों से हौंफ रहा था। इस बीच फंग टियन पहले ही जमीन पर बेहोश पड़ा था। फैंग युआन के सातों ऑरिफिसेस से खून बह रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। एक जोड़ी चमकदार एनी सामने देख रही थी। एक गू जबरदस्त रोशनी छोड़ रहा था जब वो हवा में तैर रहा था। उसका कोई ठोस आकार नहीं था। कभी कभी वो एक रंग बिरंगे बादल जैसा लगता था और कभी कभी वो रोशनी के भंवर जैसा लगता था। सफो। फैंग युआन खुशी से भर गया। उसने डिवाइन ट्रैवल गू को रिफाइन करने में सफलता हासिल कर ली थी। ए फ्लैट सिर्फ एक कदम बाकी था और वो सेकंड एपर्चर गू हासिल कर सकता था। तुम सफल हुए, तुम सच में सफल हुए। लैंड स्पिरिट फैंग युआन के पास प्रकट हुआ। वो बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी ऊँगली रोशनी से चमक रही थी, सफलता की खुशी से भरी हुई। तुम सच में भविष्य के गू इमॉर्टल बनने के लायक हो। तुमने सच में डिवाइन ट्रैवल गू को रिफाइन कर लिया, कमाल है। ये काम तुम्हें सौंपना एक बिल्कुल सही फैसला था। ए फ्लैट, सबसे मुश्किल कदम पार हो गया है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। ए फ्लैट, तुम्हें थर्ड वॉच गू का इस्तेमाल करना है और बिना किसी मुश्किल के सफलता मिल जाएगी। लैंड स्पिरिट ने लंबी सांस ली। उसकी सांस में भावनाएं भरी हुई थी। हजारों सालों की मेहनत आज आखिरकार सफल हुई। रेसिपी सच में काम करती है। मैं सच में खुश हूं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं आखिर में सेकंड एपर्चर गू को नहीं देख पाऊंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद लैंड स्पिरिट बगी का शरीर धीरे धीरे हल्का होता गया जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। वो मर चुका था। ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन में इमॉर्टल एसेंस लगभग खत्म हो चुका था, बस एक पतली सी लकीर बाकी थी। ब्लेसड लैंड पहले ही काफी हद तक धराशायी हो चुका था और विनाश के कागार पर था। बूढ़ा बागी फैंग युआन को गू रिफाइन करने में मदद कर रहा था और बाई निंग बिंग को भी बचाने में मदद कर रहा था। वो आखिरकार इतना प्रेशर नहीं झेल सका और पूरी तरह से सूख गया। लेकिन पिछली जिंदगी के मुकाबले जहां वो कई गू मास्टर्स के हमलों के बीच उम्मीद हार कर मारा था, इस जिंदगी में वो कहीं ज्यादा खुशकिस्मत था और ये भी कहा जा सकता है कि उसकी मौत शांति से हुई। बागी की मौत का मतलब था कि इमॉर्टल एसेंस अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि फैंग युआन अचंचाक नहीं हुआ। अगले आखिरी कदम के लिए इमॉर्टल एसेंस को भारी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन से रिप्लेस किया जा सकता था। अगर बागी जिंदा भी होता तो ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन में बचा हुआ इमॉर्टल एसेंस ब्लेस्ड लैंड के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी था और यूज गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की मुश्किल स्प्रिंग ऑटम सकाडा से भी ज्यादा है। अभी अभी मैं हॉल पर जो बड़ा झटका लगा था उसने लगभग सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी, और अगर गू रिफाइनमेंट फेल हो जाता तो सिर्फ मेरे इस शरीर से, मेन बैकलैश से जरूर मर जाता,
स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्टिवेट करने का टाइम भी नहीं मिलता। इसके अलावा इस सबसे जरूरी कदम के लिए दिमाग पर बेहद जोर लगता है और एक आम इंसान इसे झेल ही नहीं सकता। शुक्र है मैंने सुरक्षा के लिए फंग टिएनयू को गुलाम बनाना चुना, वरना यह कदम कभी पूरा नहीं हो पाता। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन पहले से हाई एक गू इमॉर्टल था जब उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन किया था। इस बार वो एक आम इंसान की हैसियत से इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था और उसके सफल होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए था। हालांकि पहली बात, अस रहस्यमय गू इमॉर्टल ने अपना दिमाग खपा दिया था और अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस रेसिपी को रिसर्च और परफेक्ट करने में। दूसरी, रेसिपी ने इमॉर्टल गू डिवाइन ट्रैवल का इस्तेमाल किया जिसने इस बेहद मुश्किल काम को काफी आसान कर दिया। और आखिर में, ये अकेले फैंग युआन ने नहीं किया था, यूज लैंड स्पिरिट की मदद मिली थी और एंस्लेवमेंट पाथ ग्रैंडमास्टर फंग टिएनयू की भी। इन सब ने फैंग युआन को सबसे मुश्किल और खतरनाक कदम पूरा करने में मदद की। आगे मुझे थर्ड वॉच गू का इस्तेमाल करना है, ये बहुत आसान है। हाँ, पता नहीं बाहर की सिचुएशन कैसी है। फैंग युआन ने अपने मन को शांत किया और फिर मैं हॉल के बाहर से चिल्लाने और शोर की आवाजें सुनने लगा। फैंग युआन, सावधान रहो। कोई कुत्तों के फॉर्मेशन को तोड़कर आगे बढ़ गया है। एक रैंक 4 गू मास्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक उसी वक्त बाइनिंग बिंग की चेतावनी आई। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया जब वो धीरे धीरे उठा। चैप्टर 395, बाइनिंग बिंग। अभी लैंड स्पिरिट मार चुका था और फैंग युआन हॉल के बाहर का सीन नहीं देख पा रहा था। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी की यादों से वो बिना देखे हाई सिचुएशन का एक दो अंदाजा लगा सकता था। ब्लेसड लैंड में सिर्फ 2 रैंक 5 एक्सपर्ट्स हैं, सियो मांग और मो वू टियन। उन्हें दोनों डॉग एम्प्रेस कुछ देर के लिए रोक लेंगे। रैंक 4 गू मास्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही है जो इस जगह तक पहुंच सकता है। वो है यान क्लैन का यंग क्लैन लीडर यान जून। उसने एंशिएंट फैंटम पाथ इनहेरिटेंस हासिल किया है और वो छिपने और हमला करने में माहिर है। उसके लिए डॉग बीस्ट फॉर्मेशन को तोड़कर आना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फैंग युआन ने सोचा, और ये सच भी था। फैंटम पाथ एक समय प्राचीन काल में बहुत फला फूला था। इसका कॉन्सेप्ट था बेपरवाह और आजाद रहना, बचकर हाई इनविंसिबल होना। जब तक कोई हर हमले से बच सकता है, वो एक तरह की इनविंसिबिलिटी थी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में फैंटम पाथ यान जुन ने यीटियन पहाड़ की लड़ाई में बहुत कमाल दिखाया था, डेमोनिक पाथ के गू मास्टर्स को चैलेंज किया था और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। ये तब तक चला जब तक मो वू टियन नहीं आ गया और उस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस ब्लेस्ड लैंड का डिफेंस आचा नहीं है। सेंट्रल एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां सिर्फ एक ब्रोंज हॉल बना हुआ है। हालांकि इसका इस्तेमाल चीजें स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इसका डिफेंस सच में पतला है। पूरी चीज दिखने में शानदार है लेकिन बेकार। अगर ये हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की तरह होता जिसमें डांगहो पहाड़ डिफेंस के लिए था, तो ये एक आसमानी दीवार की तरह होता और गू इमॉर्टल्स को भी इसका सामना करने में सिर दर्द हो जाता। यहां तक कि मेरा अपना ब्लेस्ड लैंड जो एक खूनी समुद्र की तरह था, वो इस हॉल से कहीं बेहतर था। फैंग युआन ने मन ही मन गुस्सा किया। वो फंग टिएनयू के पास गया और उस लात मारकर जगाया। उठो, फैंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा। फंग टिएनयू ने कड़ी मेहनत की थी और बड़ा योगदान दिया था। अगर उसने ZYA डिटार प्रेशर नहीं झेला होता, तो फैंग युआन शायद इस स्टेज तक रिफाइन नहीं कर पाता। मालिक। वो खून से भरी एगी के साथ उठा। उसके बाल घास की तरह बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला सफेद था। उसका शरीर डगमगा रहा था जब उसने फैंग युआन को सलाम किया। न हॉल से बाहर जाओ और US रैंक 4 फैंटम पाथ गू मास्टर को रोको, भले ही तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। फैंग युआन ने बेरहमी से हुक्म दिया। जी मालिक, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फंग टिएनयू ने अपने होठ काटे और बाहर चला गया। उसका प्राइमिवल एसेंस लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। इसके अलावा एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंडमास्टर होने के नाते वो तेज लड़ाई में माहिर नहीं था। ये लगभग तय था कि वो इस मिशन से जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन अभी भी फैंग युआन को आखिरी कदम जारी रखना था। उसके पास कोई और ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो सिर्फ फंग टिएनयू को हाई भेजे सकता था। सेकेंड एपर्चर गू सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंडमास्टर को कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है। फैंग युआन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और हवा में लगातार बदलती खूबसूरत रोशनी को देखने लगा। इस स्टेज पर सेकेंड एपर्चर गू लगभग पूरा हो चुका था और असली और ख्याली, आकर और बिना आकर के बीच बदल रहा था। इसे हिलाया नहीं जा सकता था और ये सिर्फ 6 घंटे तक हाई एग्जिस्ट कर सकता था। 6 घंटे बाद
अगर रिफाइनमेंट अभी भी नहीं किया गया तो रोशनी गायब हो जाएगी और सारी पिछली मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ए फ्लैट पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे हाई मैं ये आखिरी कदम पूरा कर लूंगा मुझे सेकंड एपर्चर गू मिल जाएगा। बस इतना है कि फैंग युआन ने अनजाने में एक गंभीर चेहरे के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। ब्लेसड लैंड में समय बाहर की दुनिया से 3 गुना तेजी से बीत रहा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा बहुत तेजी से रिकवर हो रही थी और अपर्चर पर भारी प्रेशर डाल रही थी। भले हाईफैंग युआन का एपर्चर रैंक 4 अपर स्टेज का था, वो इस प्रेशर को नहीं झेल सकता था और अपर्चर की सतह पर हल्की दरारें दिखने लगी थी। आगे उस अभी भी 2/3 वॉच गू इस्तेमाल करने थे और असर जुड़ने से समय की गति 9 गुना तेज हो जाएगी। इस वक्त क्या उसका एपर्चर प्रेशर झेल पाएगा? फैंग युआन ऐसा इंसान नहीं था जो अंधाधुंध रिस्क लेता हो और गू रिफाइनमेंट शुरू करने से पहले ही उसने सावधानी से प्लान बना लिया था। उसके पास इस जुए को जीतने का एक बड़ा चांस था। जैसे हाईयूज सेकंड एपर्चर मिल जाता और वो फौरन ब्लेस्ड लैंड से निकल जाता, उस कुछ महीनों की राहत मिल जाती। इस वक्त के लिए उसके पास कुछ बैकअप प्लान्स भी थे। थर्ड वॉच गू जाओ। उसने अपने दिमाग को शांत किया और आखिरी कदम शुरू करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। थर्ड वॉच गू के असर से वो रोशनी का गोला तुरंत तेजी से बदलने लगा। रोशनी की किरणें चमकदार थी और एक रहस्यमयी ऑरा छोड़ रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। डिवाइन ट्रैवल गू स्पेस को फैलाता है और थर्ड वॉच गू टाइम को कंडेंस करता है। ये स्पेस और टाइम दोनों के नियमों का इस्तेमाल है। ये सच में इमेमोरियल इरा से चली आ रही गू की विधि है। असली ज्ञान प्रैक्टिस से हाई आता है और फैंग युआन ने इससे कुछ समझ हासिल की। समय बीतता गया। पहले थर्ड वॉच गू का असर खत्म होने वाला था। रोशनी का गोला हल्का सा ठोस हो गया, आखिरी प्रोडक्ट का आकर दे रहा था। न हॉल के बाहर से चिल्लाने की आवाजें तेज हो गई थी, लेकिन चाहे वो मो वुटियन, सियो मांग या यान जुन हो, अभी तक कोई भी अंदर घुस नहीं पाया था। अच्छा, अब दूसरा थर्ड वॉच गू रिफाइनमेंट को आखिरकार सफल होता देख फैंग युआन भी एक्साइटेड होने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बाइनिंग बिंग की आवाज आई, फैंग युआन, सावधान रहो। टाई रुओनन ने डिफेंस लाइन तोड़ दी है और तुम्हारी तरफ आ रही है। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। इस पल उसका पूरा ध्यान रिफाइनमेंट पर था और वो इससे हट नहीं सकता था। वो दुश्मन का सामना कैसे करता? फंग टियन यू को पहले ही बाहर भेजे दिया गया था, उसके पास कोई डिफेंसिव फोर्स नहीं थी। क्या करें? बाइनिंग बिंग, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अभी तक मेरी रक्षा करने नहीं आओगी? मैं अभी हिल नहीं सकता। अगर मैं मारा तो तुम भी पॉइजन वाओगू की शक्ति से मर जाओगी। फैंग युआन ने गुस्से से अपनी आवाज भेजी। वो बेहद लाचार था और सिर्फ बाइनिंग बिंग को हाई बुला सकता था। बाइनिंग बिंग के कंट्रोल के बिना बाहर के कुत्ते के झुंड जरूर एक लीडरलेस सेना बन जाते और वहां भारी गड़बड़ी हो जाती, और जल्द ही हीरोज का ग्रुप उन्हें मारते हुए रास्ता बना लेता। लेकिन फैंग युआन इसकी परवाह नहीं कर सकता था। अभी वो चॉपिंग बोर्ड पर राखी मछली की तरह था, कोई भी उस मार सकता था और उसके पास थोड़ी सी भी बचाव की शक्ति नहीं थी। अगर कोई उसकी रक्षा नहीं करता तो वो टाई रुओनन के हाथों आसानी से मार दिया जाता। शुक्र है गू रिफाइनमेंट अपने आखिरी स्टेज पर था और अब सिर्फ दूसरा थर्ड वॉच गू इस्तेमाल करना था। फैंग युआन सिर्फ और वक्त की उम्मीद कर रहा था। जब तक वो हर सेकंड का सही इस्तेमाल करके रिफाइनमेंट पूरा कर लेता, उसके पास जो कई रैंक 4 और रैंक 5 मूवमेंट गू था, वो घेरे को तोड़कर जिंदा भाग सकता था। रही बात बाइनिंग बिंग की, ही वो आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए सही थी। उसका इस्तेमाल पूरा हो जाता, उसका अंजाम क्या होगा, यह इस वक्त फैंग युआन नहीं सोच सकता था। बम! हॉल का बड़ा दरवाजा जोर से खोला गया। टाई रुओनन अंदर आए और हॉल में सीन देखा। वो पहले चौंकी, फिर तुरंत झटके और खुशी के साथ रिएक्ट किया। छोटे बीस्ट किंग, आज वो दिन है जब मैं तुम्हारा सर लूंगी। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही मारने के लिए आगे बढ़ी। अपने हाथ के एक इशारे से अनागिनत सुनहरी सुई निकल पड़ी। बाइनिंग बिंग! मौत की घनी औरा उस पर झपट्टी और फैंग युआन फिर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वुश! ठंडी हवा चली और बर्फ फैलने लगी। एक बर्फ की दीवार बन गई जिसने सारी सुनहरी सुइयों को रोक लिया। अगले पाल बाइनिंग बिंग भी में हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। लेकिन उसकी हालत साफ तौर पर अच्छी नहीं थी। वो खून से लथपथ थी और उसके शरीर पर घाव भरे पड़े थे। सबसे गंभीर घाव उसकी पीठ पर था, एक कट जो उसके कंधे से उसके सैक्रम तक फैला हुआ था। वो इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां भी दिख रही थी। उसके कपड़ों पर हरी पत्तियों के टुकड़े चिपके हुए थे। उसके चांदी के बाल झुलस गए थे और उसका पूरा बायां हाथ पर्पल हो गया था। उस साफ तौर पर जहर दिया गया था। जल्दी
यूज रोको। फैंग युआन चिल्लाया, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी ऐसी बेकार बातें कहने की फुर्सत है, बस इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करके गु को रिफाइन करो। बाइनिंग बिंग ने दांत पीसे और लानत भेजते हुए टाइरुओनन से लड़ना शुरू कर दिया। टाइरुओनन ठंडा सा हंसी, उसकी सुनहरी सुई बिजली की तरह उड़ी और बेहद डरावनी ऑफेंसिव पावर के साथ। बाइनिंग बिंग ने अपने दांत भींचा, उस भारी चोटें आई थी और उसके पास अपनी असली ताकत का 10% भी नहीं था, वो जल्दी कमजोर पड़ने लगी। कुछ मूव्स के बाद बाइनिंग बिंग के GHAAV और बढ़ गए, उसकी टखनी मट गई और उसका शरीर डगमगा गया। टाइरुओनन ने तेजी से इस मौके को पकड़ा और एक जोरदार हमले के लिए आगे बढ़ी। बाइनिंग बिंग को फिर से भारी चोटें आए और वो जमीन पर गिर गई। पहले मैं तुम्हें मारूंगी। टाइरुओनन के माथे पर एक निशान चमका और ठोस हो गया, एक सुनहरा उड़ता हुआ खंजर बन गया जो तेजी से निकला। वुश! सुनहरा उड़ता हुआ खंजर हवा को चीरता हुआ बाइनिंग बिंग की गर्दन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो बस बाल बराबर बच गया और ब्रोंज स्टाइल में जा घुसा। बाइनिंग बिंग तेजी से घूमी और जानलेवा हमले से बची, चिल्लाते हुए, तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? फैंग युआन का दिल जोर से धड़क रहा था, उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, बस थोड़ा सा, मरते दम तक टिके रहो। अगर मैं मारी तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे। बाइनिंग बिंग ने गाली दी, लेकिन टाइरुओनन के हमले ने यूज बीच में ही रोक दिया। टाइरुओनन का हमला लहरों की तरह आ रहा था, बाइनिंग बिंग को धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और वो सिर्फ बचने को प्रायोरिटी दे सकती थी, जिंदगी और मौत की पतली सी रेखा के बीच संघर्ष कर रही थी। कुछ और मूव्स के बाद बाइनिंग बिंग जोरों से हॉन्फ रही थी, मैं और नहीं कर सकती। फैंग युआन, मैं इन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रही हूं। तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या पहले 250% वापस आ गया है? फैंग युआन चौंक गया। तुम्हें क्या लगता है? बाइनिंग बिंग ने गाली दी। फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ी, बाइनिंग बिंग का नॉर्दर्न डार्क सोल आइस फिजिक में वापस बदलना तो तय था, लेकिन उसने इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से भले ही ब्लेस्ड लैंड में समय 3 गुना तेजी से बीत रहा था, ये कुछ महीनों बाद होना चाहिए था। फैंग युआन रिफाइनमेंट प्रोसेस के एक नाजुक मोड़ पर था और अपना दिमाग ज्यादा भटका नहीं सकता था। एक 10 एक्सट्रीम फिजिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बेहद शक्ति होती थी और रैंक 5 गु मास्टर्स को भी बचने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता। एक बार बाइनिंग बिंग ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया तो पूरी लड़ाई की सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव आ जाता। टिके रहने की कोशिश करो, जब तक तुम कंट्रोल नहीं कर पाती, मत करना। फैंग युआन चिल्लाया। वो प्रवेश द्वार की तरफ पीट करके गु रिफाइन कर रहा था और टाइरुओनन और बाइनिंग बिंग के बीच की लड़ाई की असली सिचुएशन नहीं देख सकता था। जो जवाब उस मिला वो था बाइनिंग बिंग की गहरी सांस, बहुत देर हो चुकी है। अगले हाइपैल, फैंग युआन ने ठंडी ऑरा को पूरे में हॉल में फैलते हुए महसूस किया और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। क्रैक! लगातार बर्फ जमने की आवाजें आ रही थी। ये कौन सा गु है? टाइरुओनन की हैरानी भरी चीख भी फैंग युआन के कानों तक पहुंची। फैंग युआन ने मुश्किल से अपना सर घुमा कर देखा और देखा कि ने हॉल पहले ही बर्फ और स्नो की दुनिया बन चुका था। बाइनिंग बिंग हवा में ऊंचाई पर तैर रही थी, उसका पूरा शरीर आइस क्रिस्टल में बदल रहा था, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन जैसे उसने किंगमाओ पहाड़ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था। ठंडी हवा चली और ग्लेशियर्स उठे, टाइरुओनन पर विशाल और शानदार शक्ति के साथ टूट पड़े। टाइरुओनन का चेहरा गुस्से से भरा था जब वो तेजी से बाहर की तरफ पीछे हटी। लेकिन मेन हॉल का दरवाजा पहले ही बर्फ से जम चुका था, वो एक जाल में फंसे कछुए की तरह थी और बर्फ की पाटन से घिरी हुई थी। क्या ये लेजेंडरी नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है? टाइरुओनन हैरानी से चिल्लाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो बर्फ में एक अंबर में फंसे कीड़े की तरह बैंड हो चुकी थी। बर्फ, हालांकि, फैलना बैंड नहीं हुई और फैंग युआन की तरफ बढ़ रही थी। बाइनिंग बिंग! बाइनिंग बिंग! फैंग युआन चिंता से चिल्लाया, लेकिन बाइनिंग बिंग से कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर लगभग बर्फ के साथ एक हो चुका था और उसका पूरा चेहरा धुंधला होने लगा था। उसकी क्रिस्टल जैसी ये अब नहीं चमक रही थी और पूरी तरह से बुझ गई थी। कमबख्त! फैंग युआन का दिमाग चिंता से फट रहा था, बर्फ उसके शरीर तक पहुंच चुकी थी, वो सिर्फ यांगू का इस्तेमाल कर सकता था। यांगू उड़कर निकला और बाइनिंग बिंग के शरीर पर लैंड हुआ। तुरंत यांग ओरा और बर्फीली ठंडक प्राइमेवल एसेंस के भावर में बदल गए। कई साल पहले किंगमाओ पहाड़ का वो सीन फिर से प्रकट हुआ। बर्फ फैलना रुक गई, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन ने लगभग गु रिफाइनमेंट को फेल कर दिया था। फैंग युआन का दिल झटके से जोर से धड़का और उसने तुरंत अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया बिना अपने पीछे की सिचुएशन की परवाह किए। उसकी कोशिशों और कंट्रोल के तहत रोशनी के बादल आखिरकार सेकंड एपर्चर गु में कंडेंस हो गए। इमोर्टल गु!
मैं आखिरकार सफल हो गया। इस वक्त फैंग युआन का दिल खुशी से फट रहा था। उसकी सारी मेहनत और उसने जो सारे रिस्क लिए थे, उन्होंने एक बहुत संतोषजनक परिणाम दिया था। फ्यू। ठीक उसी वक्त एक तेज बर्फ का ब्लेड फैंग युआन के दिल को चीरता हुआ निकल गया, उसके पीछे से घुसकर उसकी छाती से बाहर आ गया। फैंग युआन की पुतलियां सुई के साइज की हो गई और उसने मुश्किल से पीछे देखा। बाई निंगबिंग, तुम। फैंग युआन, सोचा नहीं था कि एक दिन तुम भी जाल में फंस जाओगे। टाई रुओनन धीरे धीरे पास आई, उसकी इन नफरत से भरी हुई थी। चैप्टर 396, बाई निंगबिंग। ब्रॉन्ज हॉल में मौत जैसी शांति छा गई। वक्त जैसे थमसा गया था और माहौल बहुत भारी हो गया था। फैंग युआन जमीन पर पालथी मारे बैठा था और रैंक 6 सेकंड एपर्चर गू उसके सामने तैर रहा था। इमोर्टल गू रिफाइनमेंट सफल हो चुका था, लेकिन फैंग युआन का ध्यान इस इमोर्टल गू पर नहीं था। उसने मुश्किल से अपना सर घुमाया और बाई निंगबिंग को देखा, उसकी ऊँग में गहरा संदेह साफ झलक रहा था। बाई निंगबिंग, जो अपने मर्दने शरीर में वापस आ चुका था, एक बर्फ का ब्लेड पकड़े हुए था और बिना किसी भाव के उसके पीछे खड़ा था। टाई रुओनन धीरे धीरे पास आए और अपनी नज़र फैंग युआन पर टिका दी, उसके चेहरे पर दुख और खुशी दोनों के भाव। फैंग युआन, तुमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आएगा, है ना? फैंग युआन को लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और वो बस बाई निंगबिंग को देखता रहा। बाई निंगबिंग ने फैंग युआन को देखा। अपने मर्दने शरीर में वापस आने से उसकी हाइट बढ़ गई थी। उसने एक बर्फीला सफ़ेद चोगा पहना था, उसके चांदी के बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी ऊँग में गहरी ठंडक चमक रही थी। वो एक ग्लेशियर जैसा था, बेहद ठंडा। तुमने सोचा नहीं था, है ना, कि तुम आखिरकार मेरे हाथों हार जाओगे? बाई निंगबिंग ने फैंग युआन को देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब से मेन किंग माओ पहाड़ पर जिंदा हुआ, मैं यही सोच रहा था कि अपना मर्दाना शरीर कैसे वापस पाऊं। तुम्हारे साथ बिताए दिनों में तुमने मुझे मजबूती से कंट्रोल करके रखा था, एक ऐसे मोहरे की तरह जिसे तुम अपनी मर्जी से चला सकते थे। तुम मेरी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली दुश्मन नहीं हो, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम सबसे ज्यादा डरावने जरूर हो। फैंग युआन, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास साजिश रचने का जन्मजात टैलेंट है, और अपने घिनौने तरीकों से तुम एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो। लेकिन मैं, बाई निंगबिंग, भी कोई आम किरदार नहीं हूं। मैं किसी का गुलाम कैसे बन सकता हूं? HMPH, जितना तुमने मुझे कंट्रोल किया और जितना तुमने मेरा फायदा उठाया, उतना ही मैं बचने, वापसी करने और पलटवार करने के तरीके सोचता रहा। लेकिन यांग गू तुम्हारे पास था और तुम एक सोच से हाई यूज सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा सकते थे। इसलिए मैंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि इसका तोड़ सोचने के लिए अपना दिमाग लगाया, जब तक एक दिन मुझे एक शानदार एरिया नहीं आ गया। असल में वो सीन जिसमें तुमने खुद से गू मुझे दे दिया था, वो किंग माओ पहाड़ पर एक बार पहले भी हो चुका है। ही, सही कहा, बस किंग माओ पहाड़ वाले सीन को दोहराना था। मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का वक्त ही वो वक्त होगा जब तुम यांगू का इस्तेमाल करोगे। इसको शुरुआत मानकर मैंने चुपके से प्लानिंग शुरू कर दी। बाई निंगबिंग के होठों के कोने धीरे धीरे एक मुस्कान में फैल गए। मेन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करूंगा, लेकिन जाहिर है कि यह असली सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक चांस था कि तुम यांगू इस्तेमाल ना करो। इसलिए मैंने चुना आइस क्रिस्टल गू। फैंग युआन का चेहरा पानी की तरह शांत था। शैंकलैंड सिटी में बाई निंगबिंग ने आइस पाथ चुना था। आइस पाथ में 3 ट्रांसफॉर्मेशन टाइप गू थे, फ्रॉस्ट डेमन गू, स्नो फेरी गू और आइस क्रिस्टल गू। वे यांग ने बाई निंगबिंग को स्नो फेरी गू चुनने की जोरदार सिफारिश की थी। स्नो फेरी गू महिला गू मास्टर्स के लिए सही था, जबकि आइस क्रिस्टल गू मर्दों के लिए। बाई निंगबिंग ने, हालांकि, एक महिला होकर आइस क्रिस्टल गू चुना, जिसकी वजह से वे यांग को बहुत अफसोस हुआ था। ही, अब समझ आया। बाई निंगबिंग हंसा, हाँ, मैंने शुरू में आइस क्रिस्टल गू इसलिए नहीं चुना था क्योंकि मैं चिढ़ा हुआ था, बल्कि इसलिए कि स्नो फेरी गू शरीर को एक स्नो फेरी में बदल देता है जिसका साफ रूप छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं आइस क्रिस्टल में बदल जाऊं और उसके साथ आइस एक्सप्लोजन गू का इस्तेमाल करूं, तो ये एक शानदार सीन बना सकता है जो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बेहद मिलता जुलता है। तुमने अभी देखा ही, क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? HMPH, अगर मेन गू रिफाइन करने पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा होता, तो मैं जरूर इसकी अजीब और गरीब हरकत को पकड़ लेता। तुम इतनी आसानी से कैसे सफल हो सकते थे फिर? फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। बाई निंगबिंग ने, हालांकि, गंभीर चेहरे से सर हिलाया, सही है। तुम बहुत बारीकी से सोचते हो, हर चीज को सबसे छोटी डिटेल तक देखते हो। जब मैंने ये तरीका सोचा, मुझे भी लगा कि यह अजीब होगा और फेल होने का बड़ा चांस है। असल में
हालत में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मुझे इस प्लान को लगभग छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जिस बदलाव की बाइनिंग बिंग बात कर रहा था वो पॉइजन वाव गू के अलावा कुछ नहीं था। एक महान आदमी जानता है कि कब झुकना है और कब नहीं। मेरा मकसद पॉइजन वाव पर भरोसा करके अपना लक्ष्य हासिल करना था। तो क्या हुआ अगर मुझे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया जाता? बाइनिंग बिंग की यादों में खो गई। हालांकि उसके बाद की घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि पॉइजन वाव गू भरोसेमंद नहीं है। तुम्हारे और शांग याजी के बीच का पॉइजन वाव, भले ही उसमें एक बहुत ही चतुर कमी थी, मुझे लगा कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे। और मैंने बाइक्लैन के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की भी चुपके से जांच की थी। अफवाहें फिर भी बाहर निकल गई, जिससे मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा। एक चीज जो मैंने तुम्हारे बारे में सीखी है वो ये है कि तुम हर चीज के लिए सबसे अच्छी तैयारी करते हो, यहां तक कि सबसे बुरे नतीजे भी गिनते हो। इसलिए मैं इस सिचुएशन को सोचे बिना नहीं रह सका। क्या होता अगर तुम पॉइजन वाव गू से बंधे नहीं होते? तब मैं क्या करता? मैं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले ही एक उम्मीदहीन सिचुएशन में फंस चुका हूं। मेन पॉइजन वाव से बंधा हुआ था जबकि तुम नहीं। मैं तुम्हारा मोहरा बन जाता जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते थे या मार सकते थे, और मेरे पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके मैं इस मुसीबत से कभी नहीं निकल पाता। लेकिन शांग क्लैन सिटी में एक इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। इस इंसान की बात करें तो मुझे अभी भी तुम्हें इस इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। बाइनिंग बिंग ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने डॉक्टर सू शो के साथ पहली मुलाकात के बारे में सोचा। ये शांग यानफी द्वारा आयोजित की गई दावत के दौरान हुआ था। फैंग और बाई को शांग शिनसियाई को शांग क्लैन सिटी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर शांग यानफी ने डॉक्टर सू शो को फैंग युआन के बिगड़े हुए चेहरे का इलाज करने के लिए बुलाया था। और बाइनिंग बिंग को हार मानने पर मजबूर करने के लिए फैंग युआन ने जानबूझकर यूज साथ चलने के लिए कहा। जब बाइनिंग बिंग डॉक्टर सू शो से अपने असली रूप में मिली तो डॉक्टर सू शो का रवैया तुरंत हाई बेहद गर्मजोशी और दया से भर गया। डॉक्टर सू शो सदर्न बॉर्डर की 4 महान डॉक्टर्स में से एक थी और उनकी एक अजीब आदत थी कि वो खूबसूरती से आकर्षित होती थी। वो सुंदर मर्दों और खूबसूरत महिलाओं को बेहद पसंद करती थी। जब तक उनका रूप असाधारण होता वो मुफ्त में इलाज करती थी। अगर रूप बदसूरत होता तो वो उनसे नफरत करती थी और ज्यादा पैसे देने पर भी उनका इलाज नहीं करती थी। बाइनिंग बिंग ने उनसे यिन और यांग के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा, और जो जवाब उस मिला उससे वो और भी ज्यादा समझ गया कि फैंग युआन के पास जो यांगू है वो कितना जरूरी है। लेकिन साथ ही बाइनिंग बिंग को डॉक्टर सू शो को जानने का मौका भी मिला। जाने से पहले डॉक्टर सू शो ने एक गंभीर वादा किया था कि चाहे उस कोई भी परेशानी हो वो उनके पास आ सकता है। खौफ खौफ। फैंग युआन ने खून की एक उल्टी की। बर्फ का ब्लेड उसके दिल को चीर गया था, लेकिन हीलिंग गू की मदद से वो अपनी जिंदगी बचाए हुए था। लेकिन बर्फ के ब्लेड की ठंडी ऑरा उसके खून के बहाव की गति को धीमा कर रही थी और ठंडक से आने वाली सुन्नपन उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। अभी ये चोटें मामूली थी। जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो, क्या वो डॉक्टर सू शो है? ही, तुम सच में फैंग युआन हो, तुम सही हो। बाइनिंग बिंग ने तारीफ की। वो BTCH। फैंग युआन ने गाली दी, लेकिन उसके मन में नए संदेह भी उठे। लेकिन तुम लोग तो सिर्फ एक बार माइल थे। रुको, एक दूसरी बार भी तो थे। फैंग युआन को बात करते करते अचानक कुछ याद आया। शांग क्लैन सिटी में बाइनिंग बिंग और डॉक्टर सू शो दूसरी बार माइल थे। वो वक्त था जब बाइनिंग बिंग यान्तू से बस थोड़ा सा हार गया था और उस भारी चोटें आई थी, साथ ही उसने अपना विटलगू भी खो दिया था। वो डॉक्टर सू शो के यहाँ इलाज और आराम करने गया था। ऐसा मत कहना कि। फैंग युआन को लगा जैसे उसने कुछ सोच लिया है और उसकी नज़र तुरंत बाइनिंग बिंग पर गई, जैसे वो पहली बार इस ठंडे और सुंदर नौजवान को देख रहा हो। बाइनिंग बिंग मुस्कुराया। उसकी नीली ईढ़ अजीब तरह से चमक रही थी। लगता है तुमने अंदाजा लगा लिया। हाँ, मैंने जानबूझकर यान्तू से हारा था। एक विटलगू खोना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बदले तुम्हारे शक से बचने का मौका मिल जाए, क्या ये फायदेमंद सौदा नहीं है? इस वक्त मैंने जुआ खेलने का फैसला किया। बाइनिंग बिंग डॉक्टर सू शो के यहाँ गया और सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके उसने एक रिस्क लेने का फैसला किया। उसने डॉक्टर सू शो को सच सच बता दिया। डॉक्टर सू शो उसके अनुभव से हमदर्दी रखती थी और उसने यूज फैंग युआन के शैतानी पंजों से आज़ाद करने की पूरी कोशिश की। बाइनिंग बिंग ने उनसे पूछा कि क्या पॉइजन वाव को हटाने का कोई तरीका है। डॉक्टर सू शो ने जवाब दिया कि वो पॉइजन वाव को नहीं हटा सकती, लेकिन एक तरीका है जिससे पॉइजन वाव की बंदिश से छुटकारा मिल सकता है। उसने अपनी यादों से याद किया, एक बार जब वो जवान और नादान थी,
उससे उसके सेक्ट के जूनियर ब्रदर ने धोखे से पॉइजन वाव गू का इस्तेमाल करके ये शपथ दिलवाई थी कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। बाद में उसने इस तरीके का इस्तेमाल करके पॉइजन वाव से छुटकारा पाया। बाइनिंग बिंग ने पूछा, वो क्या है? डॉक्टर सू शू की नज़र गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, जिंदा रहने के लिए मरना होगा। एक बार जब पॉइजन वाव एक्टिवेट होता तो ये शपथ लेने वाले की मौत का कारण बनता। डॉक्टर सू शो एक हीलिंग गू मास्टर थी और उनका सॉल्यूशन था जानबूझकर पॉइजन वाव को एक्टिवेट होने देना और गू मास्टर की मौत करवाना। जहर हट जाता और फिर गू मास्टर को जिंदा कर देना। ये तरीका एक जबरदस्ती हटाना है। ज्यादातर हीलिंग गू मास्टर्स ये नहीं कर सकते, भले ही वो इसके बारे में सोचें। मैं इसे मुश्किल से कर पाती हूं क्योंकि मेरे टीचर से मिली एक अनोखी विरासत है, लेकिन इसके बावजूद इसमें फेल होने का 1 in 3 चांस है। अगर ये फेल हुआ तो इसका मतलब मौत होगी। अच्छी तरह से सोच लो। डॉक्टर सू शो ने आखिरी चेतावनी दी। बाइनिंग बिंग ने उसी वक्त इस तरीके को इस्तेमाल करने का फैसला किया। डॉक्टर सू शू की मदद से उसने किस्मत से पॉइजन वाव से छुटकारा पा लिया। पॉइजन वाव की बंदिश के बिना बाइनिंग बिंग ने टाई क्लैन से संपर्क किया और टाई रुओनन को सच्चाई का पता चल सका। ये सच्चाई कि उसके सामने वाला व्यक्ति फैंग युआन था, फैंग झेंग नहीं। साथ ही उसने किंगमाओ पहाड़ पर हुई घटना को भी समझ लिया। फैंग युआन से निपटने के लिए बाइनिंग बिंग और टाई रुओनन ने एक गुप्त साझेदारी शुरू की। हमने एक एरिया के आसपास आयन कैबिनेट गू और की फ्लोर गू का इस्तेमाल किया था और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सीन बनाने की प्लानिंग की थी। बदकिस्मती से तुमने उस बचाने से माना कर दिया। मैं सिर्फ एक ग्रुप जमा करके संचा पहाड़ पर जल्दी से जा सकती थी ताकि नए प्लान्स बना सकूं। टाई रुओनन ने कहा। वो सीन जिसमें बाइनिंग बिंग को कई दिनों तक टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों ने फंसकर रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे टाई क्लैन बदला ले रहा हो क्योंकि बाइनिंग बिंग ने इनहेरिटेंस में एक टाई क्लैन के गू मास्टर को मार दिया था। लेकिन सच में ये सब फैंग युआन से निपटने की एक साजिश थी। लेकिन फैंग युआन ने एक साथ 7 लोगों से लड़ा और टाई रुओनन के ग्रुप को मार डाला, जिसके कारण टाई म्यू बाई को मैदान में उतरना पड़ा। टाई रुओनन ने टाई म्यू बाई से सीख ली, कल्टीवेशन किया और सब्र से बाइनिंग बिंग से खबर का इंतजार किया। यही वजह थी कि उसने फैंग युआन को ढूंढने की पहल नहीं की, भले ही उसके मन में उसके लिए बेहद नफरत थी। लेकिन फैंग युआन ने एक ऐसा प्रभावशाली कदम उठाया जिसने सबको हिला दिया। उसने टीन किंग्स इनहेरिटेंस में घुसने के बाद पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया। टाई म्यू बाई की मौत ने बाइनिंग बिंग को चुप करा दिया और उसने खुद को और भी गहराई में छिपा लिया। फैंग युआन के विश्वास का इस्तेमाल करके उसने कुत्तों के जानवरों को कंट्रोल किया। लैंड स्पिरिट की मौत के साथ वो सिचुएशन को और दबा नहीं सका और यूएस पर प्रेशर बढ़ गया। लेकिन साथ ही उसने अपने पूरे शरीर को आराम महसूस किया क्योंकि वो लैंड स्पिरिट की निगरानी से आज़ाद था। वो अभी भी आराम से नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर यान जुन को रास्ता दिया ताकि वो फैंग युआन को परख सके। जैसा उसने उम्मीद की थी, फंग टियनयू को बाहर भेजा गया। इसने साबित कर दिया कि लैंड स्पिरिट सच में मर चुका है। बाइनिंग बिंग अंदर ही अंदर खुश हुआ और उसने फिर से सिचुएशन को ऐसे मोड़ दिया कि टाई रुओनन और टाई क्लैन के 4 बुजुर्गों के लिए एक रास्ता बन जाए। टाई रुओनन का अकेले में हॉल में आने का कारण भी यही था। फैंग युआन, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि चुपचाप सरेंडर कर दो। बाहर मेरे टाई क्लैन का एंस्लेवमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर टाई बाई की कुत्तों के जानवरों को कंट्रोल कर रहा है और एक्सपर्ट्स के ग्रुप को रोक रहा है। न हॉल के बाहर टाई क्लैन के 4 बुजुर्ग हैं जो आयन कैबिनेट गू और की फ्लोर गू का इस्तेमाल करके स्पेस को बैंड कर रहे हैं ताकि यहां कोई घुस ना सके। सरेंडर करना ही तुम्हारा एक लौटा रास्ता है। टाई रुओनन पास आई और सेकंड एपर्चर गू को अपने हाथ में पकड़ लिया, फैंग युआन की किस्मत का ऐलान करते हुए। फैंग युआन चुप था। चैप्टर एंड।